नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 1.2 के बेसिक की। ठीक है, प्रश्नवाली 1.2 के जो बेसिक है उसमें हम फलन क्या है, फलनों के प्रकारों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि फलन क्या है। फलन को इंग्लिश में बोला जाता है फंक्शन। यदि हम सामान्य भाषा में अगर बात करें फंक्शन की, तो हमने सामान्य तौर पे दैनिक जीवन में सुना है कि हमारे घर पे फंक्शन है ना, या फिर इस कार में ये वाले फंक्शन है, या इस मोबाइल में ये वाले फंक्शंस हैं। तो फंक्शन का यहाँ पे हम अपने दैनिक जीवन के आधार पे समझना चाहें तो फंक्शन का मतलब होता है वो मोबाइल या वो कार जो है उस फंक्शन पर डिपेंड करती है। इस प्रकार के फंक्शन इसमें हैं, इसलिए अच्छा काम करेगा, ये वाला मोबाइल अच्छा है, तो उसके जो फंक्शन है उस पर वो मोबाइल की डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे अगर यदि हम चर से या चरों के आधार पे फंक्शन को समझना चाहे या फलन को समझना चाहे, तो यदि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y बराबर x प्लस 2। ठीक है, ये एक मैंने अलजेब्रिक समीकरण ले लिया, बीजगणितीय समीकरण ले लिया। अब यहाँ पे यदि मैं x का मान 1 रखता हूँ तो मुझे y का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x का मान यदि मैं 2 रखता हूँ तो y का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। x का मान यदि मैं 3 रखता हूँ तो y का मान मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। यानी y जो है डिपेंड है किस पर, x पर। तो यह जो डिपेंडेंसी होती है यही हमारा क्या कहलाती है, फलन या फंक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो हम पहले जो है फलन को हमारे जो विधियां हैं, 2 प्रकार की विधि से हम देखेंगे। इसमें तीर आरेख विधि, इसके आधार पे हम फलन को समझ लेंगे, फलन क्या होता है उसके आधार पे, और फिर हम अपने फलनों के प्रकारों को समझ लेंगे कि फलन के जो प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो आइए देख लेते हैं फलन क्या होता है, फलन को हम समझ लेते हैं। तो फलन या इंग्लिश में इसको बोला जाता है फंक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। तो यदि हम मान लें 2 समुच्चय हमारे पास, माना A और B 2 समुच्चय हैं, तब या दैट इज A बराबर, हम कोई A बराबर अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4, और B बराबर अवयव ले लेते हैं A B C D E। इस प्रकार से हम अवयव ले लेते हैं। तब प्रतिचित्रण, फंक्शन को प्रतिचित्रण में इस प्रकार से लिखा जाता है f सच दैट a टेंस टू b। यानी जो b की वैल्यू होगी वो टेंस करेगी a पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फलन को या फंक्शन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। आइए इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यदि मान लो ये a नाम का जो समुच्चय है ये उसका गोला है, और ये b नाम का जो समुच्चय है उसका गोला है, तो यहाँ पे हम a के जो अवयव हैं उनको बिठाएंगे 1 2 3 और 4। इस प्रकार से यहाँ पे b के अवयव लेंगे तो a b c d और e। अब जो ये वाली जो विधि हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं तीर आरेख विधि। क्या बोला जाता है, तीर आरेख विधि, तीर आरेख विधि। तो तीर आरेख विधि के आधार पे हम यहाँ पे समझेंगे कि फलन क्या होता है। ठीक है, तो जो a नाम का समुच्चय है, a नाम का जो समुच्चय है वो b का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यदि a के जो अवयव हैं, ठीक है, ये जो a का अवयव है
इसके आधार पे बी में ए की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी। तो यदि ए का प्रतिबिंब, इसे यहाँ पे प्रतिचित्रण जो विधि है हमारी, उसमें इसको क्या पढ़ा जाता है, इस मैपिंग को इंग्लिश में बोलते हैं मैपिंग। प्रतिचित्रण को इंग्लिश में बोला जाता है मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग को यहाँ पे ये जो इसकी डिपेंडेंसी है तो इसको बोला जाता है प्रतिबिंब। ये जो हम बता रहे कि एक जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, या सॉरी एक जो है इसकी वैल्यू a होगी, तो यह जो है यह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, प्रतिबिंब पढ़ा जाता है, प्रतिबिंब पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि एक का प्रतिबिंब कौन है, a है, उसी प्रकार से 2 जो है उसका प्रतिबिंब कौन है, b है, 3 जो है उसका प्रतिबिंब कौन है, c है, और 4 जो है उसका प्रतिबिंब क्या है, d है। और यदि इसको रिवर्सेबल पढ़ा जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि a का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 1 है, b का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 2 है। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। एक और चीज यहाँ पे, ये जो होता है आपका, ये होता है प्रांत और ये होता है आपका सह प्रांत। ये प्रांत और ये सह प्रांत। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है प्रांत और ये पढ़ा जाता है आपका सह प्रांत। ठीक है, अब यहाँ पे ये फलन या फंक्शन कब कहलाएगा। ठीक है, तो ये फलन या फंक्शन तब कहलाता है जब यहाँ पे ये जो आपका पहला जो आपका समुच्चय उसके सारे जो अवयव हैं वो मैप्ड हो जाए बी के अवयवों के साथ। यानी ये जो हैं आपके 1 2 3 4 ये जो सारे अवयव हैं ये प्रतिबिंब बनाए बी के साथ और कोई भी अवयव यहाँ पे छूटे ना। और एक और बात विशेष ध्यान रखें, केवल और केवल कितना प्रतिबिंब बनाए, एक प्रतिबिंब बनाए, तब ये जो है ये क्या कहलाएगा, तब एफ क्या कहलाएगा, आपका फलन कहलाएगा। ठीक है, एफ क्या कहलाएगा, तब एफ एक फलन होगा। ठीक है, एफ क्या होगा, फलन होगा। तो इस बात को यहाँ पे हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं नोट करके, यदि ए के सभी अवयव बी के अवयवों के साथ केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाएं और कोई भी अवयव ना छूटे। ठीक है, कोई भी अवयव ना छूटे, तो एफ एक फलन होगा। ये हम तीर आरेख विधि के आधार पे बताएंगे। ठीक है, तीर आरेख विधि में यदि हमें बताना है कि फलन क्या है तो हमें ये देख लेना है कि जो ए वाला समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव बी के साथ एक प्रतिबिंब बनाए और यहाँ पे जो अवयव है इसमें से कोई भी अवयव छूटे नहीं और प्रत्येक जो है अवयव केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, तो एफ क्या कहलाएगा, आपका एक फलन कहलाएगा। चलिए और इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण के आधार पे हम इसको समझ लेते हैं कि उदाहरण के आधार पे हम तीर आरेख विधि से उसको किस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के आधार पे हम देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं हमारा, उदाहरण पहला, इसमें हम समुच्चय ले लेते हैं ए और उसके अवयव ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये ए 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे एक बी समुच्चय ले लेते हैं हम जिसके अवयव ले लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से हम अवयव ले लेते हैं। अब
एफ फलन होगा बी का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे एक जो है वो प्रतिबिंब बना रहा है किसके साथ, ए के साथ, दो जो है प्रतिबिंब बना रहा है डी के साथ, तीन प्रतिबिंब बना रहा है बी के साथ और चार प्रतिबिंब बना रहा है सी के साथ। तो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा ए है उसमें सारे अवयव बी के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीधी सीधी लाइन में ही बनाए, ठीक है, आ रही बस समझ में, दो जो हैं उसके आधार पे डी की वैल्यू भी आ सकती हैं, तो तिरछे या कैसे भी बनाए, लेकिन यहाँ के जो अवयव हैं वो बी के साथ प्रतिबिंब बनाने चाहिए और इसका कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। बी में यदि शेष बच जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो होता है आपका प्रांत भी कहलाता है और ये आपका सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। और एक और होता है आपका रेंज, ठीक है, क्या होता है, रेंज। रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, जैसे ये अवयव इसके साथ है, ये अवयव इसके साथ है, ये अवयव इसके साथ, तो ये जो अवयव है जो इधर वाले अवयव के साथ ए वाले समुच्चय के अवयवों के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, रेंज में या रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अपने को अभी देखना है कि ये फलन है या नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के जो सारे अवयव हैं वो बी के अवयवों के साथ एक प्रतिबिंब बना रहे हैं और केवल एक प्रतिबिंब बना रहे हैं और कोई भी अवयव यहाँ पे शेष नहीं बच रहा है। इधर यदि शेष बचे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः करके हम लिखेंगे, अतः एफ एक फलन है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसी प्रकार से हम सेकंड वाला उदाहरण देखते हैं। तो सेकंड वाले उदाहरण में यहाँ पे मान लो हम एक्स और वाई के रूप में ले लें, ठीक है। तो ये एफ, ये एक्स का गोला हो जाएगा, ये वाई का गोला हो जाएगा और ये एफ आपका। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक दो तीन अवयव मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई। अब ये जो है ये इसके साथ बना रहा है, ठीक है, फिर ये इसके साथ बना रहा है और ये भी इसी के साथ बना रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या ये फलन है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रतिबिंब जो हैं तीनों बना रहे हैं और एक एक ही बना रहे हैं, इधर वाले एक एक ही बना रहे हैं। भले इधर वाला दो प्रतिबिंब बना ले या दो से जुड़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर वाले जो हैं वो एक एक प्रतिबिंब बनाने चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अतः एफ क्या हो जाएगा, एक फलन होगा, ठीक है। एक और उदाहरण देखें, इसमें हम इसको रफ कर देते हैं। अगला उदाहरण देखें हमारा, चलिए अगला उदाहरण तीसरा। तो तीसरे उदाहरण में यहाँ पे हम ले लेते हैं एक दो और तीन और ये चार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे इसी वजह से एक दो तीन चार पाँच छः अवयव हमने ले लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी एफ। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिए ये इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, है ना। अब ये इसने इसके साथ बना लिया, ये इसने इसके साथ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यह वाला जो अवयव है वो एक के बजाय कितने बना रहा है, प्रतिबिंब दो बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, फलन नहीं होगा। तो अतः एफ एक फलन नहीं होगा, ठीक है। एफ एक फलन नहीं। यहाँ पे आई होप आपको प्रति चित्रण के आधार पे और तीर आरेख विधि के आधार पे आपको फलन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम फलनों के प्रकार, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम फलनों के प्रकार समझ लेते हैं। तो मैंने जो आपसे इससे पहले वाले जो हम आगे पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फलनों के जो प्रकार हैं उसको हम दो तरीके से सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे तीर आरेख विधि द्वारा, और तीर आरेख विधि में
या तीर आरेख विधि हम कब उपयोग करते हैं, जब हमारे जो समुच्चय हो वो कैसे हो, परिमित समुच्चय हो। तो आइए फलनों के प्रकार में हम पहले प्रकार को समझ लेते हैं, आच्छादक फलन को। ठीक है, फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में हम पहला प्रकार सीखेंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, और आच्छादक फलन को हम पहली विधि जो हमारी तीर आरेख विधि उसके आधार पर सीखेंगे। तीर आरेख विधि के आधार पर इसको हम सीखेंगे। तीर आरेख विधि हम कब उपयोग में लाते हैं, जब समुच्चय कैसे हो, परिमित हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि A और B दो परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं, यदि प्रतिचित्रण f such that A tends to B एक फलन है, तब। ठीक है, देखिए यहाँ पे f such that A tends to B एक फलन है। अब फलन में हमें प्रकार बताना है कि वो कैसा है। तो आच्छादक फलन कब होता है, तीर आरेख विधि के आधार पर हम सीखते हैं। तो यदि A, यहाँ पे एक समुच्चय ले लिया हमने A, जिसके अवयव हैं 1 2 3, और एक समुच्चय ले लिया हमने B, दोनों ही परिमित समुच्चय हैं। यहाँ पे ले लिया हमने एक, चलो A, B और C, ये हमने ले लिया। अब जो f होगा वो फलन की परिभाषा तो उसमें अप्लाई होगी ही सही, है ना यहाँ पे। और वो किस प्रकार का फलन होगा, तो ये तीर आरेख विधि के आधार पे हम सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पे तीर आरेख विधि में जैसे इसने इसके साथ प्रतिबिंब बनाया, इसने इसके साथ प्रतिबिंब बनाया, और इसने इसके साथ प्रतिबिंब बनाया। तो यहाँ पे ये वाले जो पद है इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो है इसके तो कोई अवयव छूट नहीं रहे, सारे अवयव इसके साथ एक प्रतिबिंब बना रहे हैं B के साथ। अब यह जो फलन होगा मेरा, ठीक है, फलन तो होगा लेकिन कैसा फलन होगा, ये आच्छादक फलन होगा। और तीर आरेख में हम आच्छादक फलन कब कहेंगे उसको, जब B वाले गोले से या B वाले समुच्चय से ये जो अवयव हैं, ये अवयव जो हैं इस ध्वर वाले अवयव के साथ समुच्चय प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, और इधर से जब हम बात करेंगे तो उसको हम पूर्व प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ पे नोट में आपको एक लिख लेना है, नोट। ठीक है, क्या लिख लेना है, यदि B के सभी अवयव A के सभी अवयवों के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाए, और B में कोई भी अवयव ना छूटे, तब F एक आच्छादक फलन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो नोट मैंने लिखा है भाई, यहाँ पे हमें देख लेना है B वाले गोले में, जैसे A वाले गोले की हमने बात करी थी फलन में, अब हम देख रहे हैं फलनों के प्रकार में। तो फलनों का जो पहला प्रकार है हमारा आच्छादक फलन, उसको तीर आरेख विधि में यदि हमें सीखना है तो आच्छादक फलन कब होगा, जब B वाले गोले में सारे जो अवयव हैं वो पूर्व प्रतिबिंब बनाए और कोई भी अवयव इसका शेष
न बचें। तो यह जो फलन होगा ये कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे बात कर ले, एक और उदाहरण की हम, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे बी वाला ले लिया हमने, ए बी सी डी ई, इसने इसके साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया और इसने इसके साथ बना लिया। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ, ठीक है, प्रतिबिंब भी बनाएंगे। तो ये फलन तो हैं, यह फलन तो हैं, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। ये फलन तो है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव छूट रहा है जो हमारे नोट के अनुसार या हमारी शर्त के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः एफ एक आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे बी वाले गोले में हमें देखना है फलनों के प्रकार में आच्छादक फलन कब होगा, जब यहाँ के जो अवयव हैं इधर के अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाए, एक अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाए, कोई भी अवयव छूटे नहीं। यदि यहाँ पे छूट रहा है तो फिर वो आच्छादक फलन नहीं होगा। अब ये तो हमने सीख लिया तीर आरेख विधि के आधार पे, और तीर आरेख विधि का उपयोग हम कब करते हैं, जब समुच्चय क्या हो, परिमित समुच्चय हो। कैसे समुच्चय, परिमित समुच्चय हो। यदि समुच्चय अपरिमित हो तो फिर हम शर्त के आधार पे बताते हैं कि फलन का प्रकार कैसा है। तो आइए अब हम अपरिमित समुच्चयों के आधार पे सीख लेते हैं कि आच्छादक फलन कब होगा। अब हम अपरिमित यदि समुच्चय दिए हों तो वहाँ पे आच्छादक फलन को शर्त के अनुसार या शर्त के आधार पे किस प्रकार से हमें पहचानना है वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा पहला, आच्छादक। आच्छादक फलन जब अपरिमित समुच्चय दिए हों तो हम इसमें सीधे लिखेंगे प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या दिया रहेगा, f सच दैट a टेंस टू, सॉरी इसमें हम ले लेते n नेचुरल नंबर, तो n टेंस टू n, ठीक है, f सच दैट n टेंस टू n। और क्या लिखेंगे हम, f x बराबर x यदि हमें दिया है या हो तो f एक आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा यदि, आच्छादक फलन होगा यदि, आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा या नहीं, ये हमें पता करना है। कि इस प्रकार से आपको एक प्रतिचित्रण दे दिया है, ठीक है, f(x) बराबर इस प्रकार से आपको वहाँ पे f(x) का मान दे दिया जाएगा। जब कैसा समुच्चय आएगा हमारे पास, अपरिमित समुच्चय आएगा, तो वहाँ पे हमें f(x) का मान दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रतिचित्रण हो गया। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है प्रतिचित्रण को, वापस से जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब की बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ मैंने लिखी ये आपका क्वेश्चन में रहेगा। तो हल करते समय में लिखना है प्रतिचित्रण f सच दैट n टेंस टू n, और f(x) बराबर क्या दिया है हमारे पास, x दिया है। तो अब ये इसके आधार पे हमें बता देना है कि आच्छादक हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पे एक सूत्र उपयोग में लाते हैं, ये सूत्र आपको याद रखना है, y बराबर f(x), ठीक है। आच्छादक फलन में क्या याद रखना है हमें, y बराबर f(x). यहाँ पे हमें f(x) का मान पुट करना है। तो f(x) का मान कितना है, x, तो इसको इस प्रकार से लिख लेना है, x बराबर y। हमें x की जो वैल्यू है y के पदों में प्राप्त करनी है, और जो बिलोंग करना चाहिए जो यहाँ पे समुच्चय है आपका, ये x का मान होगा और ये y के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए किसमें, n में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए,
तो यहाँ पे यदि मैं y की वैल्यू क्या ले लूँ, 1 लूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। ये बिलोंग करेगा n में, बिलोंग करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या हम जानते हैं। फिर यदि y का मान मैंने कितना ले लिया, 2 लिया, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 2, जो बिलोंग करेगा n में। तो कम से कम हमें 2 या 3 नंबर के लिए इसको निकाल लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम इत्यादि, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे शर्त आपकी उसमें बिलोंग कर रहा है, तो यदि बिलोंग करता है तो वहाँ पे हमारा फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः f एक आच्छादक फलन है, ठीक है। f क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक फलन हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे बिलोंग्स टू आए, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चेक करते हुए ध्यान रखना है कि यदि बिलोंग्स टू आ रहा है तो आच्छादक फलन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है तो आच्छादक फलन नहीं होगा। अब